साल 2011 नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से आने वाला डेटा लगातार एनालाइज किया जा रहा था। हजारों तारों की रोशनी हर सेकंड कंप्यूटर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। ज्यादातर ग्राफ्स बिल्कुल सामान्य दिखाई देते थे, लेकिन फिर एक तारे की ब्राइटनेस में बेहद हल्की सी गिरावट दर्ज हुई। इतनी छोटी कि अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती होती तो शायद यह सिग्नल हमेशा के लिए नॉइज समझकर हटा दिया जाता। लेकिन साइंटिस्ट ने डेटा दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार, फिर अलग अलग एल्गोरिदम से वेरीफाई किया गया और हर बार वही परिणाम सामने आया। पृथ्वी से लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर एक विशाल ग्रह अपने तारे के सामने से गुजर रहा था। एक ऐसा ग्रह जो ना तो आग के समुद्र में जल रहा था और ना ही पूरी तरह बर्फ से जमी हुई दुनिया था, बल्कि वह अपने तारे के चारों ओर ठीक उस दूरी पर मौजूद था जहां तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में टिक सके। यही वो पल था जब पूरी दुनिया ने पहली बार एक नए नाम पर ध्यान दिया, केपलर 22b। यह सिर्फ एक और एक्सोप्लैनेट नहीं था, यह उन पहली दुनियाओं में से एक था जिसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद पृथ्वी जैसी परिस्थितियां ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे ग्रह तक सीमित नहीं हैं। लेकिन उसी क्षण एक और सवाल भी पैदा हुआ, अगर कोई इंसान किसी तरह इस ग्रह तक पहुंच जाए तो वहां उसे क्या दिखाई देगा? क्या वहां सचमुच महासागर होंगे? क्या वहां सांस ली जा सकेगी? या फिर यह सिर्फ दूर से खूबसूरत दिखने वाली एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंसान कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा दे? यहीं से शुरू होती है केपलर 22b की असली कहानी। केपलर 20b तक पहुंचना आज की टेक्नोलॉजी से लगभग असंभव है। यह ग्रह पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इसका मतलब यह है कि वहां से निकलने वाली रोशनी को भी हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 600 साल लगते हैं। यानी आज हम जिस ग्रह को देख रहे हैं वह वास्तव में 600 साल पुराना दृश्य है। अगर आज वहां कोई बड़ा बदलाव हुआ तो हमें उसके बारे में पता चलने में भी सदियां लग जाएंगी। अब कल्पना कीजिए, अगर आज की सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी वहां भेजा जाए तो इंसानों को वहां पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। यानी फिलहाल यह ग्रह हमारी पहुंच से कहीं बाहर है। लेकिन विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही है, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता वहां उसकी कैलकुलेशंस पहुंच जाती हैं। और इन्हीं कैलकुलेशंस ने केपलर 22b को एस्ट्रोनॉमी के सबसे दिलचस्प ग्रहों में शामिल कर दिया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केपलर 22b को किसी टेलीस्कोप ने सीधे देखा नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर नहीं ली, इन्होंने इसकी सरफेस तक नहीं देखी, उन्होंने इसके महासागर नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ उसके तारे की रोशनी में होने वाला एक बेहद छोटा बदलाव रिकॉर्ड किया। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो कुछ समय के लिए तारे की थोड़ी सी रोशनी रुक जाती है। इसी टेक्निक को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। यही तरीका नासा के केपलर मिशन की सबसे बड़ी ताकत बना। इस मिशन ने एक एक करके हजारों संभावित एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की और पहली बार यह साबित किया कि हमारी गैलेक्सी में ग्रह होना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। लेकिन ट्रांजिट मेथड की अपनी सीमाएं भी हैं। इससे ग्रह का आकार, उसके ऑर्बिट और उसके वर्ष की लंबाई जैसी बातें पता चल सकती हैं। लेकिन उसकी सरफेस कैसी है, वहां हवा में कौन सी गैसेस मौजूद हैं, महासागर हैं या रेगिस्तान, बर्फ है या ज्वालामुखी, इन सवालों के जवाब सिर्फ इस टेक्निक से नहीं मिलते। यही वजह है कि केपलर 22b आज भी कई रहस्यों में छिपा हुआ है। फिर भी जो जानकारी हमारे पास है वह किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। केपलर 22b का डायमीटर पृथ्वी से लगभग 2.4 गुना बड़ा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली इसका मास है। आज भी वैज्ञानिक इसके वास्तविक मास को पूरी तरह मेजर नहीं कर पाए हैं और यही एक जानकारी तय करेगी कि यह दुनिया वास्तव में कैसी है। अगर इसका मास बहुत ज्यादा हुआ तो इसकी ग्रेविटी पृथ्वी से काफी अधिक हो सकती है। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी कम हुई तो यह शायद एक विशाल वाटर वर्ल्ड हो, यानी ऐसा ग्रह जिसकी पूरी सरफेस लगभग अंतहीन महासागरों से ढकी हो। दोनों संभावनाएं बिल्कुल अलग दुनिया की तस्वीर पेश करती हैं और फिलहाल दोनों ही वैज्ञानिक रूप से संभव मानी जाती हैं। केपलर 22b जिस तारे के चारों ओर घूमता है वह भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारा सूर्य नहीं है, लेकिन यह एक जी टाइप स्टार है, यानी कई मामलों में सूर्य जैसा। इसी कारण वैज्ञानिकों की उम्मीद और बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले खोजे गए अधिकांश एक्सोप्लैनेट्स अपने तारों के इतने करीब थे कि उनकी सतह पर तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता था। कुछ ग्रह इतने दूर थे कि वहां सब कुछ हमेशा के लिए बर्फ में जमा हुआ था। लेकिन केपलर 22b पहली बार उन ग्रहों में शामिल हुआ जो अपने तारे की हैबिटेबल जोन में मौजूद थे। हैबिटेबल जोन का मतलब यह नहीं है कि वहां जीवन जरूर होगा। इसका केवल इतना अर्थ है कि अगर बाकी परिस्थितियां भी सही हों तो वहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह सकता है। और जहां लिक्विड वाटर की संभावना होती है वहीं से लाइफ की संभावना पर चर्चा शुरू होती है। यही कारण है कि इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी शुरू हो जाती है। अक्सर लोग हैबिटेबल जोन सुनते ही मान लेते हैं कि वह ग्रह दूसरी पृथ्वी होगा। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में भी इसका सबसे अच्छा उदाहरण वीनस है। वीनस भी सूर्य से ऐसी दूरी पर मौजूद है जहां कभी वैज्ञानिकों ने पानी की संभावना पर विचार किया था, लेकिन आज उसकी सरफेस का तापमान लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां का एटमॉस्फेयर इतना घना है कि सरफेस पर प्रेशर पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट बिना विशेष सुरक्षा के वहां उतरे तो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। यानी सिर्फ सही दूरी पर होना किसी ग्रह को रहने लायक नहीं बनाता। एटमॉस्फेयर, प्रेशर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस, इनमें से सिर्फ एक चीज भी गलत हुई तो पूरा ग्रह इंसानों के लिए जानलेवा बन सकता है। और केपलर 22b के मामले में इन ज्यादातर सवालों के जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल बाद इंसानों ने किसी तरह इंटरस्टेलर ट्रैवल की सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली। आपकी स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे केपलर 22b की ऑर्बिट में प्रवेश कर रही है। खिड़की के बाहर एक विशाल नीला सा ग्रह दिखाई देता है, लेकिन यह पृथ्वी नहीं है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट नीचे उतरती है, ग्रह का असली आकार समझ आने लगता है। हॉराइजन पहले से कहीं ज्यादा विशाल दिखाई देता है। बादलों की परतें सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अगर एटमॉस्फेयर घना हुआ तो सूर्य जैसी रोशनी भी धुंधली होकर सतह तक पहुंचेगी। और जैसे ही लैंडिंग शुरू होगी, एक ऐसा सवाल सामने आएगा जिसका जवाब आज भी किसी वैज्ञानिक के पास निश्चित रूप से नहीं है। क्या इस ग्रह पर आपके पैरों के नीचे जमीन होगी या पूरी दुनिया सिर्फ पानी होगी? अगर केपलर 22b वास्तव में एक वाटर वर्ल्ड निकला तो आपकी स्पेसक्राफ्ट किसी महाद्वीप पर नहीं बल्कि एक ऐसे महासागर के ऊपर मंडरा रही होगी जिसका कोई किनारा नहीं होगा। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी दिखाई देगा, लेकिन यह पृथ्वी जैसा समुद्र नहीं होगा। कई वैज्ञानिक मॉडल्स के अनुसार इस ग्रह के महासागर सैकड़ों नहीं बल्कि शायद हजारों किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। तुलना के लिए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। अगर केपलर 22b के बारे में लगाए गए अनुमान सही निकले तो उसके महासागर इससे कई गुना अधिक गहरे हो सकते हैं। इतनी गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वहां का पानी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा हम पृथ्वी पर जानते हैं। पृथ्वी पर कुछ किलोमीटर नीचे ही ऑर्डिनरी सबमरीन्स पूरी तरह क्रैश हो जाएं। ऐसे में हजारों किलोमीटर गहरे महासागर में केवल पानी ही नहीं होगा बल्कि नीचे का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ग्रहों में समुद्र के सबसे नीचे सामान्य बर्फ नहीं बल्कि हाई प्रेशर आइस की मोटी परत बन सकती है। यह वही बर्फ है जो ठंड से नहीं बल्कि अत्यधिक दबाव के कारण बनती है। यानी ऊपर तरल पानी और उसके नीचे ठोस बर्फ। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर में फिजिक्स बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। अगर ऐसा हुआ तो महासागर और ग्रह के अंदर मौजूद चट्टानों के बीच सीधा संपर्क ही नहीं होगा। यहीं से एक नई समस्या शुरू होती है। पृथ्वी पर जीवन को लंबे समय तक स्थिर रखने में सिर्फ पानी की नहीं बल्कि कार्बन साइकिल की भी बड़ी भूमिका है। वॉल्केनोज, टेक्टोनिक प्लेट्स, समुद्र और एटमॉस्फेयर लगातार कार्बन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। यही प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक क्लाइमेट को अपेक्षाकृत स्टेबल बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन अगर किसी ग्रह पर पूरी सरफेस सिर्फ महासागर से ढकी हो और नीचे हाई प्रेशर आइस मौजूद हो तो यह साइकिल बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में एटमॉस्फेयर का संतुलन धीरे धीरे बदल सकता है। टेम्परेचर बहुत लंबे समय तक स्थिर रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यानी पानी का होना अपने आप में जीवन की गारंटी नहीं है। जीवन के लिए कई अलग अलग सिस्टम्स का एक साथ सही तरीके से काम करना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि केपलर 22b पर महासागर नहीं बल्कि ठोस जमीन भी मौजूद है। क्या तब इंसानों के लिए वहां रहना आसान हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अगली चुनौती होगी ग्रेविटी। चूंकि इस ग्रह का वास्तविक मास अभी तक पूरी तरह ज्ञात नहीं है, इसलिए उसकी ग्रेविटी का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन अगर इसका मास वैज्ञानिक अनुमानों के ऊपरी स्तर के करीब हुआ तो वहां की ग्रेविटी पृथ्वी से काफी अधिक हो सकती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर 70 किलो का व्यक्ति खुद को कहीं ज्यादा भारी महसूस करेगा। चलना मुश्किल होगा, सीढ़ियां चढ़ना थका देगा, हर कदम पर मसल्स और जॉइंट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। दिल को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लंबे समय तक ऐसी ग्रेविटी में रहना मानव शरीर के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। और यह सब तब है जब हम एटमॉस्फेयर की समस्या को कुछ देर के लिए भूल जाएं। सच्चाई यह है कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने यह कन्फर्म नहीं किया कि केपलर 22b के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है भी या नहीं। हो सकता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो सकता है मीथेन या नाइट्रोजन प्रमुख गैसेस हों, या फिर एटमॉस्फेयर इतना घना हो कि सूर्य की रोशनी मुश्किल से सतह तक पहुंचे। और यह भी संभव है कि वहां लगातार शक्तिशाली स्टॉर्म्स बनते हों।
फिलहाल हमारे पास इनमें से किसी भी संभावना को पूरी तरह साबित या खारिज करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज भी इस ग्रह को एक मिस्ट्री वर्ल्ड मानते हैं, ना कि दूसरी पृथ्वी। लेकिन केपलर 22b तक पहुंचना भी अपने आप में मानव इतिहास की सबसे कठिन यात्रा होगी। आज इंसान मार्स तक ह्यूमंस भेजने की तैयारी कर रहा है। मार्स औसतन लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहीं केपलर 22b लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। यह दूरी इतनी विशाल है कि तुलना करना भी मुश्किल है। आज मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट से वहां पहुंचना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक भविष्य के लिए कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर काम कर चुके हैं। न्यूक्लियर प्रोपल्शन, लेजर सेल सिस्टम्स, एंटी मैटर इंजन्स, यह सभी आइडियाज सैद्धांतिक रूप से दिलचस्प हैं, लेकिन अभी इनमें से कोई भी इंसानों को सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर ले जाने के स्तर तक विकसित नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों ने जनरेशन शिप्स का विचार भी दिया, ऐसी विशाल स्पेसक्राफ्ट जिनमें पहली जनरेशन यात्रा शुरू करे, अगली पीढ़ियां उसी स्पेसक्राफ्ट में जन्म लें, वहीं बूढ़ी हों और कई सदियों बाद उनके वंशज अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। लेकिन यह कॉन्सेप्ट सुनने में जितना रोमांचक लगता है, वास्तविकता में उतना ही कठिन है। इतने लंबे समय तक फूड प्रोडक्शन, क्लोज्ड इकोसिस्टम, रेडिएशन प्रोटेक्शन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना आज की टेक्नोलॉजी से लगभग असंभव माना जाता है। और मान लीजिए कि भविष्य में इंसान इन सभी चुनौतियों को पार भी कर ले, फिर भी एक दुश्मन पूरे रास्ते उसके साथ रहेगा, कॉस्मिक रेडिएशन। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें काफी हद तक हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, लेकिन डीप स्पेस में यह सुरक्षा लगभग समाप्त हो जाती है। वर्षों तक कॉस्मिक रेज के संपर्क में रहने से डीएनए डैमेज, कैंसर और कई दूसरी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। मार्स मिशन जैसी अपेक्षाकृत छोटी यात्राओं में भी यह बड़ी चिंता है। तो सोचिए, सदियों तक चलने वाली इंटरस्टेलर जर्नी में यह खतरा कितना बड़ा होगा। और अगर किसी तरह लैंडिंग सफल भी हो जाए, तभी इंसान अकेला होगा, पूरी तरह अकेला। अगर वहां से पृथ्वी पर कोई मैसेज भेजा जाए तो उसे यहाँ पहुंचने में लगभग 600 साल लगेंगे और पृथ्वी से भेजे गए जवाब को वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी एक सवाल पूछने और उसका जवाब मिलने के बीच लगभग 1200 साल बीत सकते हैं। उस स्थिति में केपलर 22b पर रहने वाले लोग पृथ्वी की कॉलोनी नहीं होंगे, वे एक नई पूरी तरह स्वतंत्र सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। यही वजह है कि केपलर 22b सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। इसकी खोज के बाद वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रह शायद बेहद सामान्य हो। आज हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जहां लिक्विड वाटर की संभावना मौजूद हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां जीवन अवश्य होगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि पृथ्वी जैसी परिस्थितियां ब्रह्मांड में शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक आम हो। यही खोज एस्ट्रोनॉमी के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अब सवाल यह नहीं रहा कि क्या दूसरे ग्रह मौजूद हैं, सवाल यह है कि उनमें से कितनों पर कभी जीवन विकसित हुआ होगा। केपलर 22b पर आज तक लाइफ का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक भविष्य के टेलीस्कोप से उसके एटमॉस्फेयर का और गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। अगर कभी वहां ऑक्सीजन, मीथेन या ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस मिले जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से आसानी से नहीं बनते, तो वे संभावित बायो सिग्नेचर्स हो सकते हैं। हालांकि किसी एक गैस के आधार पर लाइफ की घोषणा नहीं की जा सकती। वैज्ञानिकों को कई इंडिपेंडेंट एविडेंसेस की आवश्यकता होगी। इसलिए फिलहाल केपलर 22b को लेकर सबसे ईमानदार जवाब यही है, लेकिन शायद यही इस ग्रह की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। हमने इस दुनिया का नाम रख दिया, उसकी ऑर्बिट माप ली, उसका आकार भी जान लिया, लेकिन उसकी सतह पर वास्तव में क्या है, यह रहस्य आज भी कायम है। हो सकता है वहां अंतहीन शांत महासागर हो सकता है क्रशिंग प्रेशर और वायलेंट स्टॉर्म्स हों, या फिर हो सकता है कि वह एक ऐसी दुनिया हो जहां जीवन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना हो। आज हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अंधेरे में भी सवाल पूछना नहीं छोड़ता। शायद आने वाले 100 या 1000 साल बाद जब इंसानों की टेक्नोलॉजी आज से कहीं आगे होगी, कोई स्पेसक्राफ्ट सचमुच केपलर 22b की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। उस दिन मानवता सिर्फ एक नए ग्रह तक नहीं पहुंचेगी, वह यह जानने निकलेगी कि क्या जीवन की कहानी केवल पृथ्वी पर लिखी गई थी या फिर यह कहानी अरबों और अनगिनत दुनियाओं में पहले से ही जारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।